दोस्तों डीटीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि उल्लासनगर एक बड़ी ही दुविधा से अभी इस समय गुजर रहा है। धोखाधड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिर रही हैं और उन पत्तों के नीचे जान और माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पर जाने क्यों अब तक इस बड़े प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, ऐसा हमें लगता है। तो आज इसी विषय पे बहुत गहनता से बात करने के लिए हमने अपने न्यूज़ में इनवाइट किया है श्री मोती लुधवानी जी को। मोती जी, आपका हमारे न्यूज़ रूम में स्वागत है। मोती जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि धोखादायक विषय में इन्होंने शुरू से जो काम किया है वो काबिले तारीफ तो है ही, और वो काम अब इस मुहाने पे है कि धोखादायक विषय में भुक्तभोगियों को सॉल्यूशन भी मिलने लगा है। तो सवालों का जो सिलसिला है हम मोती जी के साथ शुरू करते हैं। मोती जी, तकरीबन 50 के करीब मौतें, 50 के करीब बिल्डिंगें गिर चुकी हैं और इतनी ही बिल्डिंगों को ज़बरदस्ती उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा खाली करवाया गया है। क्या जनता के चुने हुए नुमाइंदे जो उल्लासनगर में बैठे हैं, उनकी राज्य सरकार आवाज़ सुन नहीं रही है, या फिर जनता की आवाज़ को, यहाँ के भुक्तभोगियों की आवाज़ को जनता तक प्रॉपर तरीके से पहुँचाया नहीं जा रहा है, या तो राज्य सरकार उल्लासनगर के लोगों के प्रति इनसेंसिटिव है? क्या आप कहना है सर आपका इस विषय में? थैंक यू चंदन भाई, आपने इस विषय में मुझे इनवाइट किया। जैसे आप जानते हैं कि सब्जेक्ट धोखाधड़ी बिल्डिंग का सब्जेक्ट लास्ट 15 साल से हम लोग सुन रहे हैं। ये एक ऐसा सीरियस सब्जेक्ट है जिसमें 50 इनोसेंट लोगों की जानें गई हैं। आज सबसे कीमती एसेट आपका घर होता है। कोई भी इंसान पूरी मेहनत करता है ज़िंदगी में। जैसे हम लोग उल्लासनगर के सिंधी पाकिस्तान से आए थे, अपना घर बार छोड़ के आए थे। यहाँ उन्होंने बड़ी मेहनत। सर, अखंड भारत था, पाकिस्तान तो बाद में बना। पाकिस्तान से नहीं, जो अनडिवाइडेड इंडिया था जी। मजबूरी में जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो वहाँ से धर्म के कारण छोड़ के यहाँ पे जीरो होके आए। जो बड़ी मेहनत से उन्होंने परिश्रम करके घर बनाए। तो घर बनाना और बिजनेस बनाना उनका सबसे बड़ा जो मेन टारगेट था जी। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर बनाया, दुकान बनाया। तो आज जो धोखाधड़ी का बिल्डिंग का मुद्दा है उसमें उनके घर जा रहे हैं, उनके दुकान मकान जा रहे हैं और वो जीरो हो रहे हैं। इसलिए ये मुद्दा सबसे सीरियस मुद्दा है। इसमें लोगों के घर जा रहे हैं, लोगों के दुकान मकान जा रहे हैं, उसके साथ लोगों की जानें जा रही हैं और लोगों को पता नहीं है। जब वो रात को सोते हैं तो सुबह उठेंगे तो उनकी बिल्डिंग सर्वाइव होगी, वो सर्वाइव होंगे। जो लोग यहाँ से जाते हैं अपने कामकाज से, कोई बॉम्बे जाता है, कोई पूना जाता है, जब वो वहाँ पे जाता है तो उनको पता नहीं है जब वो वापस आएगा तो उसकी परिवार उसका इंटेक्ट, यानी कि मौत दर पे खड़ी है। सर पे टाइम बम पे हम बैठे हुए हैं। और ये टाइम बम शुरू हुआ था 2006 से, जब उल्लासनगर में 855 इलीगल कंस्ट्रक्शन, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन का मुद्दा हुआ था। जब हमको ऑर्डिनेंस मिला था, हमको 4 FSI तक हमको रेगुलाइज करने की परमिशन मिली थी। ये मुद्दा तभी से चालू हो गया। सर, पिछले 2-2.5 साल, 3 साल से या 4 साल से मान लो, जीआर एक जो ऐसा शब्द है वो बहुत ज़्यादा हमें सुनाई भी मिलता है और सुनने में यह है कि जीआर आ भी चुका है। हमारे एमएलए साहब ने भी ये कई बार कहा है, जीआर आया भी है और वो काम का भी है। उस विषय में सर कुछ बताइए। देखिए, जीआर जैसे 2006 में एक ऑर्डिनेंस आया था। 2006 में अनऑथोराइज बिल्डिंग को ऑथोराइज करना, अप टू 4 FSI तक हमको उसमें ऑथोराइजेशन का पावर था जी। उसी लाइन पे 2019 में एक जीआर आया था, जब हमारी फडणवीस सरकार थी। जाते जाते लास्ट दिन सरकार से पीरियड खत्म होने से एक हफ्ता पहले सितंबर 2019 में हमको 4 FSI मिला। लेकिन सरकार की ये टेंडेंसी है, जब सरकार का पीरियड खत्म होता है उस टाइम में वो जीआर देती है, उसमें फिर उसमें कुछ काफ़ी अमेंडमेंट करने पड़ते हैं, काफ़ी ऑब्जेक्शन सजेशन आते हैं, तो वो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। तो वापस इस टाइम जब जीआर आया, लगभग 2 साल पहले, जब हमारे फडणवीस, हमारे शिंदे सर जो तभी यूडी मिनिस्टर थे, उन्होंने 2021 जून में प्रॉमिस किया था कि मैं 15 दिन में एक कमेटी बनाऊंगा, वो कमेटी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। और फिर नेक्स्ट ईयर उनकी खुद की सरकार आ गई। खुद मतलब सरकार तो उनकी खुद की थी, वो खुद सीएम बन गए। 2022 में अगस्त महीने में जब राहुल पैलेस का स्लैब गिरा, उसी दिन असेंबली में, महाराष्ट्र असेंबली में उन्होंने 4 FSI अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने प्रॉमिस किया कि पब्लिक को 4 FSI मिलेगी, एंसिलरी FSI मिलेगी, टोटल 6.4 FSI मिलेगी, मालकाना हक मिलेगा, काफ़ी चीज़ें उन्होंने प्रॉमिस की। उसमें जीआर दिसंबर महीने में उन्होंने पास किया, अमेंडमेंट किया असेंबली में। 4 FSI का जीआर उन्होंने दिसंबर महीने में पास किया असेंबली में।
जो फरवरी महीने में, मार्च महीने में हमारे पास उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो सर वो GR4 FSI का क्या बाबूशाही में अटका हुआ है या राजनीतिक मकड़ जाल ने उसको जकड़ के रखा है? देखिए, GR 3 महीना 4 महीना पहले आ चुका है। सीएम ने ऑलरेडी असेंबली में अनाउंस कर चुके हैं, सब चीज़ें हो चुकी हैं। टाइटल का कुछ इशू शायद इनके पास अभी भी क्लियर नहीं है, लेकिन टाइटल के अलावा रेगुलेशन यूएमसी स्टार्ट कर सकती है। रीडेवलपमेंट के लिए यूएमसी परमिशन दे सकती है। जो प्रोजेक्ट में लोगों के पास टाइटल है, जिसमें लैंड ओनर और मेंबर्स आपस में ऑलरेडी एग्रीड हैं, कोई डिस्प्यूट नहीं है, उस इशू में ये रेगुलाइजेशन करके रीडेवलपमेंट की परमिशन दे सकते हैं, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। तो सर क्या और मौतों का इंतजार किया जा रहा है और बिल्डिंग्स का इंतजार किया जा रहा है कि और गिरें? यानी कि समझ के परे है ये बात। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी सुनने में आ रही है कि इस GR को या उल्लासनगर की डेवलपमेंट को जानबूझ के रोका जा रहा है ताकि अगल बगल में जो टावर लॉबी ने उल्लासनगर की बाउंड्रीज को जकड़ कर रखा है उसे कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाया जाए। एग्जैक्टली आपने सही बात कही। शुरू में हमको लगता था कि ये जो डिले हो रहा है ये शायद टेक्निकल डिले है, शायद उनको कुछ समझने में, कुछ रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने में, चेंजेस करने में तकलीफ आ रही है। लेकिन सेम रिप्लाई हमको लास्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल से सुनाई दे रहा है। ये जो टावर लॉबी है, अगर हमारे उल्लासनगर के 500 बिल्डिंगें रीडेवलपमेंट चालू हो गई तो ये 500 बिल्डिंगों से कम 5000 फ्लैट बनने चालू हो जाएंगे। 5000 फ्लैट्स अगर नए बने तो ये टावर लॉबी जो हमारे उल्लासनगर के आजू बाजू में आपको दिख रही है, इनके फ्लैट कौन खरीदेगा? इनके फ्लैट खरीदने बंद हो जाएंगे तो फिर इनका धंधा चौपट हो जाएगा। उल्लासनगर की जनता उल्लासनगर में रहना चाहती है। आप एक बात आपको बताऊं, उल्लासनगर से आपको जानकारी है, लोग पलायन करके गए हैं। उल्लासनगर में जितने भी 2-2.5 लाख लोग गए हैं, उनके सबके दुकान यहीं पे हैं। वो इतनी भी दूर शिफ्ट हो जाए, अंबरनाथ शिफ्ट हो जाए, कल्याण शिफ्ट हो जाए, खड़गपुर शिफ्ट हो जाए, वो सब दुकान खोलने के लिए सुबह 11 बजे यहीं पे आते हैं। खाना खाने के लिए कभी कभी घर जाते हैं, वो मजबूरी में वहाँ पे सोने जाते हैं, लेकिन उनको बिजनेस यहीं पे करना है। तो उल्लासनगर के जो भी सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी उम्र 60 साल 65 साल के ऊपर है, वो उल्लासनगर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। यंग जनरेशन शायद कुछ नई अम्यूनिटीज़ की वजह से वहाँ शिफ्ट करना चाहे। अगर उल्लासनगर की डेवलपमेंट 4 FSI रेगुलाइजेशन कानून, रीडेवलपमेंट कानून के हिसाब से होने लगी तो उल्लासनगर में 500 बिल्डिंग्स रीडेवलप होगी। जिस 500 बिल्डिंग में कम से कम 3000, 4000, 5000 नए फ्लैट बनेंगे, अगर वो 3000, 4000, 5000 फ्लैट बनेंगे तो इनकी बुकिंग बंद होगी। तो ये आज लगभग सब लोगों को ये डाउट है कि ये जानबूझ के डिले किया जा रहा है, जिसमें हमारे नेताओं। एक चीज़ और उभर के आ रही है, क्या जो राज्य भर में क्लस्टर डेवलपमेंट है और उल्लासनगर को स्पेशल रूल्स रेगुलेशंस के मामले में हमेशा जो है वो धोखा मिलता है कि हम आपको स्पेशली कुछ करके दे देंगे, क्या कहीं ना कहीं टेक्निकल हिच ये भी हो सकती है कि क्लस्टर डेवलपमेंट जैसे पूरे राज्य में चलता है और यहाँ पे टुकड़े टुकड़े में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी एंटिटीज़ हैं, तो स्पेशल एक्ट उनको देना भी नहीं है? क्या जनता को परेशान करके ये सारे लोगों को क्लस्टर डेवलपमेंट के दायरे में लाना चाहते हैं? ये भी इसकी भी पॉसिबिलिटी है। क्लस्टर डेवलपमेंट हमारे किताब में है, आप रीडेवलपमेंट बुक पढ़ेंगे, महाराष्ट्र में क्लस्टर डेवलपमेंट को उन्होंने एक्स्ट्रा जगह दिया हुआ है। लेकिन जब उल्लासनगर को जो स्पेशल कानून आया, GR आया, उसमें 4 FSI सेम मिल रही है क्लस्टर की, तो हम क्लस्टर में क्यों जाएंगे? उल्लासनगर में क्लस्टर के लिए 4000 स्क्वायर मीटर ज़मीन चाहिए। आज 4000 स्क्वायर मीटर ज़मीन के लिए कम से कम आपको 8 से 10 बिल्डिंगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। आज उल्लासनगर में एक बिल्डिंग के मेंबर को ज्वाइन करने के लिए 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। सर पर लॉबी भी तो काम कर रही है ना। बस वही लॉबी काम करने के लिए, लॉबी का क्या पर्पज है? इनको इंडिविजुअल बिल्डिंग्स को FSI मिलना ही नहीं चाहिए। इनको FSI के नाम पे एक क्लस्टर का लॉलीपॉप, एक क्लस्टर का एक मिठाई खिलाने के लिए इन्होंने लड़का के रखा है, वो ये लोग देना चाहते हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उल्लासनगर में 4000 मीटर कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। एक प्रोजेक्ट दिखाओ जिसमें 4000 मीटर। उल्लासनगर में सिंगल बिल्डिंग को 4000 मीटर एरिया नहीं है। एक बिल्डिंग 400 की है, 600 की है, 500 की है, 800 की है, 1000 की है। 1000 के ऊपर आपको उल्लासनगर में बिल्डिंगें 10 या 20 मिलेगी। 1000 स्क्वायर मीटर के ऊपर आपको बिल्डिंग है ही नहीं। क्लस्टर बनाने के लिए आपको 5 से लेके 20 बिल्डिंगें ज्वाइन करनी पड़ेंगी, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये जानबूझ के चाहते ही नहीं है कि डेवलपमेंट हो, इसलिए क्लस्टर बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं मिसगाइडेंस का चक्कर है। क्लियर कट मिसगाइडेंस नहीं है, ये चाहते हैं डेवलपमेंट हो ही नहीं, उसी कारण से क्लस्टर का इन्होंने एक लॉलीपॉप पकड़ा के रखा हुआ है। लेकिन इंडिविजुअली FSI हमको जो पास होकर मिली है, आज जो GR हमारे पास CM साहब ने दिया है, उसमें क्लियर कट इंडिविजुअल फ्लैट्स को जो अनऑथोराइज है उसको एज इट इज 4 FSI मिलनी चाहिए। ये प्रावधान है जो ये हमको लेने नहीं दे रहे। सर मैंने किसी उल्लासनगर के एक लोकल नेता का
जनता को एक आश्वासन देते हुए सुना जिसमें वो मोफा कानून का तोहफा बांट रहे थे। तो ये क्या है? और एक चीज़ इससे जोड़ के मैं बोलूँगा कि जनता के ऊपर जब कभी ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो वो नेताओं की तरफ भागती है, हालांकि उन्हें टेक्निकल लोगों की तरफ भागना चाहिए जो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस कर सके। सर, इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए, उल्लासनगर में आज 500 बिल्डिंगें, लगभग 300 बिल्डिंगें डिक्लेयर डेंजरस हैं। उसके अलावा 400-500 बिल्डिंगें और हैं। टोटल 700-800 बिल्डिंगें हैं जिनको या तो डेंजरस हैं या तो रीडेवलपमेंट होनी चाहिए। अभी इतने सारे लोग, लगभग लाख 1.5 लाख लोग हैं, उनको इतने सीरियस मामले में सिर्फ नेता से एडवाइस लेके मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। नेता आपको सिर्फ मिसगाइड करेंगे। आपको इस मुद्दे में अगर किसी से पूछना है तो आप लीगल एक्सपर्ट के पास जाइए। मोफा वाले नेता के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। उल्लासनगर में कितने बिल्डिंगों की डीम कन्वेंस हुई है, मैं पूछना चाहता हूँ वो नेता से जो मोफा करके हमको पूरे शहर को मिसगाइड करता है। वो अकलमंद नेता नाम करके फेमस है, उसको अकलमंद नेता कहा जाता है। ठीक है, वो बीच में लोक अदालत भी वही लेके आया था शहर में। ठीक है, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो लोगों को एडवाइस दे रहा है तो मैं उससे पूछना चाहता हूँ उसके हेल्प से कितने बिल्डिंगों को आज मोफा लगा के डीम कन्वेंस मिली है। आज उल्लासनगर में कोई बिल्डिंग सोसाइटी नहीं है। सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। कितने फ्लैट रजिस्टर्ड हैं? बिल्डिंग में जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, सोसाइटी नहीं बनेगी, तो मोफा के तहत डीम कन्वेंस कैसे मिलेगा? तो ये सोचने वाली बात है जो पब्लिक को पता नहीं है, इसके लिए वो नेता मिसगाइड करता रहता है। देखिए, जैसे ही मॉनसून अराइवल्स होते हैं तो उसके 3-4-5 महीने से अचानक से उल्लासनगर महानगर पालिका बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव हो जाती है और उनका जो पत्रक बांटने का या नोटिफिकेशन देने का जो एक कवायद है वो शुरू हो जाता है और उनकी एक टीम गठित हो जाती है। हालांकि पिछले 1-1.5 महीने से जो एपिसोड्स हुए हैं, आनन फानन में फोर्सफुल वीकेंड करवाई गई हैं और अगर उन इमारतों के जो रहवासी हैं वो अगर खाली नहीं करते तो उनकी लाइट काट देते हैं, उनके पानी के कनेक्शन उड़ा देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक हिटलर शाही जो है अंडर डिस्गाइज ऑफ प्रोटेक्शन टू पीपल, ये शुरू हो जाता है। क्या सर इस मामले में कोई ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स होने चाहिए या नहीं चाहिए? और एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा कि स्क्रैप माफिया का और मनपा के अधिकारियों का आखिर क्या नेक्सस चल रहा है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स धोखादायक इमारत वासियों ने ही जो है वो प्रोवाइड करी है, जो बुक किए, जिनके नुकसान किए गए। सर, इस मामले में ज़रा एक बिल्कुल भी पैने शब्दों में आप हमें गाइड कीजिए। देखिए, 5 साल से लास्ट देखा गया है, पहले 500 फिर 800, अभी इन्होंने नया फिगर निकाला है लास्ट 2 साल से 1300, 1200, 1300, 1400 बिल्डिंग जो 10 साल से पुरानी है, इनको नोटिस दे के बोल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑडिट करो, जिसमें अगर स्ट्रक्चर ऑडिट में बिल्डिंग डेंजरस डिक्लेयर होती है तो ये उसमें लिस्ट में डालना चाहते हैं। और ये काम इनका चालू होता है अप्रैल मई में, बारिश से 15 दिन, महीना 2 महीना पहले। उस वक्त अगर बिल्डिंग कोई स्ट्रक्चर वीक निकला या कोई बिल्डिंग C1 निकली या बिल्डिंग कोई C2A निकली, 3 टाइप की बिल्डिंग होती है, C1, C2A, C2B। अगर बिल्डिंग C1 है तो उसको तोड़ना है, अगर बिल्डिंग C2A है तो उसको खाली करके रिपेयर करना है, अगर C2B है तो उसको बैठ के रिपेयर करना है। सिंपल, सबको पता है ये टर्म्स जी। तो वो हिसाब से ये बिल्डिंग खाली करवाते हैं। खाली करवाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो UMC की जो आज पब्लिक फेस कर रही है वो ये है कि वे फोर्सफुल एविक्शन करते हैं। ये लाइट और पानी काटते हैं, ये किसी भी पब्लिक को हियरिंग नहीं देते हैं, ये कोई भी मेंबर्स को रिहेबिलिटेशन नहीं देते हैं, किसी मेंबर को आज तक इन्होंने कोई भी फैसिलिटी नहीं दी है। शहर में कोई ट्रांजिट कैंप नहीं है, शहर में कोई सुविधा नहीं है जहाँ पे लोगों को शिफ्ट कराया जाए। ये एक दिन लोगों को खाली करने के टाइम बिल्डिंग गिर जाए, एक पानी की बोतल, एक पानी का गिलास, एक दिन खाना नहीं खिलाते हैं। तो एक इनह्यूमन तरीका है इनका। जो हमारे डायरेक्शन, जो हमारी जो कोर्ट के डायरेक्शंस हैं, जो कलेक्टर के ऑर्डर्स हैं, उनके खिलाफ है। कलेक्टर का क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जब बिल्डिंग आप खाली कराते हैं तो आपको लोगों को कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन करना है, जो ये लोग नहीं कर रहे हैं। सर, गलत तरीके से बिल्डिंग तोड़ने का एक खामियाजा हम देख चुके हैं। 5 नंबर की एक बिल्डिंग में स्क्रैप जो टेंडरधारी था उसने बाकायदा बगल का पूरा घर उड़ा दिया। देखिए, जो भी बिल्डिंग टूटती है उसमें बिल्डिंग अगर UMC तोड़वा रही है तो UMC की जिम्मेदारी है जी। अगर बिल्डिंग मेंबर्स खुद तोड़वा रहे हैं तो भी UMC की जिम्मेदारी है, क्योंकि UMC को कॉन्ट्रैक्टर को परमिशन देनी है डिमोलिशन की विद कंडीशंस, कि किसी को भी अगर नुकसान होता है तो वो डिमोलिशन, जो भी डैमेजेस हैं उसकी चार्जेस कॉम्पेंसेशन कॉन्ट्रैक्टर को करनी है जी, और किसी की जान नहीं जानी चाहिए। सर, एक ये कैलकुलेशन मुझे ज़रा समझाइए जो बिल्कुल सर से ऊपर ही जाती है। अगर UMC स्क्रैप कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देके धोखादायक इमारत को तोड़वाती है, द चार्जेस आर लेविड ऑन द डिलिपिटेड बिल्डिंग अफेक्टेड पीपल जो ऑलरेडी बेचारे नुकसान में है, और यहीं अगर वही लोग खुद से तोड़वा रहे हैं तो वही UMC का कॉन्ट्रैक्टर उनको उल्टा पेमेंट करता है। तो आखिर ये नए तरीके का क्या झोल है? देखिए, सिंपल बात है, जो बिल्डिंग खाली हो चुकी है उसमें जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनको कोई रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था नहीं है, तो बेचारे सब रेंट पे रह रहे हैं। उनको आज
घर चलाना मुश्किल हो जाता है। फिर अचानक आप बिल्डिंग उनकी तोड़ने जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपको एक दिन का 1 लाख रुपया लगेगा, जो आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक बिल जा सकता है। जी। और कम से कम मैंने 50 बिल्डिंगों में देखा ये बिल इन्होंने फोर्सफुली चार्ज किया हुआ दिया है। हुआ है, ये बिल्कुल। टोटली गलत है, क्योंकि यही काम अगर मैं करूँगा तो मैं कोटेशन लूँगा, कम से कम 4 स्क्रैप डीलर, 4 लोगों को बुलाऊँगा, उनसे अलग-अलग चार्जेस पूछूँगा। वो चार्जेस हमें देते हैं, जी। वो फीस हमको मिलती है 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, अलग-अलग बिल्डिंग में नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने कम से कम 20 बिल्डिंगों में ये कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया जी। और अच्छे से अच्छा रेट दिलवाया। ट्रांसपेरेंसी होती है, हम लोगों से कोटेशन लेते हैं और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मेंबर्स को सही कीमत दिलाते हैं। लेकिन जब यूएमसी काम करती है तो यूएमसी हमारे ऊपर चार्ज करती है, ये बात हमको समझ नहीं आती है। ये पूरे शहर की शिकायत है। तो क्या ये यहाँ ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि यहाँ पे लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता है? बिल्कुल, लोगों के साथ आप जो आदमी को 10 लाख मिलने चाहिए, 15 लाख मिलने चाहिए, आप उसको 15 लाख चार्ज करेंगे। एक आदमी रेंट पे रह रहा है, उसको आप अचानक 15 लाख चार्ज करेंगे, 15 लाख, 10 लाख उसकी इनकम आप नुकसान करते हैं, तो 25-30 लाख कहाँ से भर पाएगा? तो ये टोटली गलत है। ये कोई भी आप बिजनेस सेंस से आप काम नहीं कर रहे हैं, ये आपका तरीका ही गलत है। कोई भी बिल्डिंग आप डिमोलिशन करते हैं, उसका चार्ज नील होना चाहिए। मोदी जी, अचरज की बात ये है कि जब उल्लासनगर महानगर पालिका किसी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए फोर्सफुल एक्शंस उठाती है, तो उस वहीं के मान लीजिए वो एरिया के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग तक आंख मूंद करके बैठ जाते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, वो तक उनको बचाने के लिए नहीं आते हैं। तो यहाँ पे उनका जो तौर तरीका है, क्या वो फिशी नहीं है? बिल्कुल, जो तरीके से आज उल्लासनगर में खाली बिल्डिंग डिमोलिशन की बात नहीं कर रहे हैं। आपको कोई भी तकलीफ हो, इलीगल कंस्ट्रक्शन बने तो वो नहीं आते हैं। कोई भी मेंबर को तकलीफ है, अभी तो वो नगर सेवक रहे नहीं, अभी उनको एक नगर सेवक की कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन वो नारियल वाल फोड़ने के लिए नगर सेवक बन जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो वो उल्टा अभी भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ा हुआ है ज़्यादा सर। बढ़ा हुआ है। तो ये आप बिल्कुल आपका डाउट क्लियर है कि जब भी कोई गड़बड़ होती है, पैसे की लेन-देन में हेरा-फेरी होती है, लोगों को अननेसेसरी चार्ज किया जाता है, लोगों की इनकम को रोका जाता है, इसमें लोकल नगर सेवक जो अभी एक नगर सेवक बन गए हैं, उनका कुछ ना कुछ शायद रोल है, क्योंकि वो इतने पावरफुल लोग हैं, वो चाहें तो लोगों को जस्टिस दिला सकते हैं। मेरे जैसा आदमी, आज विनय अपार्टमेंट के लिए हम लोग गए, कमिश्नर के साथ मीटिंग की, हमको विदिन 2 मिनट्स कमिश्नर ने सेल्फ डिमोलिशन का परमिशन दिया। सर, और उस बात का तो मैं भी साक्षीदार हूँ। बिल्कुल, आप साथ में थे और हमारे साथ मीडिया का सपोर्ट होता है, अलग-अलग संस्थाएं आती हैं, लाल सिंह एसोसिएशन वाले आए थे और पूरा का पूरा उसमें सब मेंबर्स 25 मेंबर्स बिल्डिंग वाले आए थे। तो कमिश्नर एग्रीड इन विदिन लेस देन 2 मिनट्स टू अलाउ सेल्फ डिमोलिशन। हमको सेल्फ डिमोलिशन, यानी सर, कहने का मतलब यही है कि अगर इन सारी तकलीफों से आपको उबरना है और इनसे लड़ना है, तो वकीलों को अप्रोच पहले से ही करके रखना पड़ेगा। आपको- एंड कोर्ट इज द सोल जो कहेंगे सोल्यूशन आपको फॉर दीज कोर्ट काइंड ऑफ में- मेनेसेस। आपको कोर्ट में जाने की तैयारी चाहिए, आपको अच्छा वकील चाहिए, मेंबर्स की यूनिटी चाहिए। बैंक में 1 लाख रुपया रखो तो आपको कोर्ट में जाके एप्लीकेशन करने का स्ट्रेंथ आएगा। जी, फिर आप डिमोलिशन भी रोक सकते हैं, इनकी जो फोर्सफुल एविक्शन है, लाइट पानी काटना भी रोक सकते हैं। इनको ह्यूमन ग्राउंड्स पे पब्लिक से हेयरिंग लेके बिल्डिंग को खाली करवाना है। इनको ह्यूमन ग्राउंड्स पे पब्लिक से हेयरिंग लेके डिमोलिशन डिसाइड करना है, जैसे पब्लिक का 20-25 लाख का नुकसान नहीं हो और पब्लिक दूसरा घर तो ढूंढे। जी। आप दूसरा घर ढूंढने देते नहीं है, रातों रात बिल्डिंग खाली कर देते हैं। रिहैबिलिटेशन के अंतर्गत जो ट्रांजिट कैंप के आश्वासन का राशन जो इतने साल से खिलाया जा रहा है, जिसकी मियाद भी बताई गई थी कि हम इतने टाइम में कर देंगे और उसके पैसे भी बताए गए थे कि सब हम 20 करोड़ का सैंक्शन दे रहे हैं। तो सर, जहाँ तक मैं थोड़ी सी जानकारी रखता हूँ, यहाँ पे सीएम ऑफिस का तो कोई रोल ही नहीं है। ये जो है लोकल बॉडी के डायरेक्टिव्स के ऊपर ही सारा काम हो सकता है। तो जिस शहर में आनन फानन में एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर का एक दिन का पैसा डबल कर दिया जाता है और जिसका खर्चा साल भर में देखा जाए तो इतने ही रुपए हो जाएगा, तो क्या उस शहर में लोगों की जान बचाने के लिए हमारी मनपा 20 करोड़ रुपए का ट्रांजिट कैंप नहीं बना सकती? देखिए, धोखादायक बिल्डिंग का जो इशू है, जो 15 साल से हम देख रहे हैं, 2006 से लगभग आया हुआ है, इसके मेन 2 ही सॉल्यूशन है। एक है एफएसआई रेगुलराइजेशन, जो हम लोग यूडी से मांग कर रहे हैं। दूसरा सिंपल इशू है कि लोग जो बिल्डिंग खाली करनी पड़ रही है, आज बिल्डिंग डेंजरस हो गई, उसको खाली करने के लिए, बसाने के लिए ट्रांजिट कैंप चाहिए। ये 2 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन के लिए आपको सीएम के पास जाना है, आपको मंत्रालय जाना है, आपको डीसी रूल चाहिए, आपको अमेंडमेंट चाहिए, आपको मंत्रालय चाहिए। दूसरे रूल के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ फंड्स चाहिए जी। और आपको अगर 20-30 करोड़ की ट्रांजिट बनानी है तो एक दिन में आपको 20 करोड़ नहीं डालना है जी। आपको 5-5, 6-6 करोड़, 10-10 करोड़ करके आप 2 टुकड़े 3 टुकड़े में डाल सकते हैं। मैंने 2019 में इनसे पूछा था ट्रांजिट कैंप का क्या सॉल्यूशन है, 2020 में पूछा था, तो मुझे इन्होंने 20 करोड़ का लेटर देके बोला था कि 20 करोड़ हमने डाला है। वो 20 करोड़ मुझे दिखाई नहीं। 20 करोड़ ये लोग डाल के कहीं और डाइवर्शन कर देते हैं।
इस साल 2022-23 जो खत्म हुआ उसमें इन्होंने 20 करोड़ डाला, वो भी डाइवर्शन किया। उसके बाद 23-24 की जो बजट जो आज कमिश्नर ने बनाई है, जिसमें हमारी कोई भी पॉलिटिकल बॉडी है ही नहीं, इस बॉडी में इन्होंने सिर्फ 50 लाख डाला है। सर यानी कि सिरे से अगर देखें तो मिसगाइडेंस का ही चक्कर चल रहा है। इनको ट्रांजिट कैंप की जरूरत प्रायोरिटी लगती नहीं है। आज 15 साल से इनको ट्रांजिट कैंप के बारे में इन्होंने एक भी फंड प्रोविजन नहीं किया है। जो फंड 20 करोड़ हमारे कहने से हमने फोर्स करके उनसे करवाया, वो भी इन्होंने दूसरे काम में डाइवर्शन कर दिया। जो इनके कॉन्ट्रैक्टर के, जो इनके प्रेफर्ड, इनके सेलेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर को इनकी प्रेफर्ड पेमेंट करनी होती है, वो क्यों करते हैं वो अलग सब्जेक्ट है। दोस्तों, एक बड़ा ही उम्दा सेशन और एक बहुत ही फ्रूटफुल सेशन मोती लुधियानी जी के साथ हमारा ये रहा, जिसमें हमने धोखाधड़ी बिल्डिंग और उसके आफ्टर इफेक्ट्स और उसमें क्या लीगल लड़ाई की तैयारी हमें रखनी चाहिए, उसके मामले में मोती जी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस दिया है। कृपया आप उन नेताओं से भी ज़रा सा सवाल पूछिए जिन्होंने धोखाधड़ी के मुद्दे को अपने चुनाव का मुद्दा बनाकर कई सारे इलेक्शंस जीत लिए, पर इतनी जान और माल का नुकसान करने के बाद भी अब तक सॉल्यूशंस जो है इस मामले में बाबूशाही, राजशाही और नौकरशाही में अटका पड़ा है। दोस्तों, ख्याल कीजिए, धोखाधड़ी के पचड़े से अगर आपको बचना है तो आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, आपको अच्छे वकील करने पड़ेंगे, आपको यूनिटी भी रखनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।